नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको करवाऊँगी 9th क्लास साइंस फ्रॉम NCERT बुक चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 5वां अध्याय चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या जीवन कोशिका सेल को बोला जाता है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल है क्या? सेल क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, हम हैं, हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग होती है वो ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स जैसे ईंटें हैं वैसे ही हमारे शरीर की बनावट किसने की है? कौन बना रहा है उसको? सेल। ठीक है, that is कोशिका, cell. It is the fundamental unit of life, structural and functional unit of life. जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगा, फंक्शंस करेंगे, वो कौन करेंगे? ये सेल्स ही करेंगे। तो आज हम इन सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात होती है कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, कोशिका की खोज जो की, याद रखें आप नाम साइंटिस्ट का, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये एक साइंटिस्ट था, इसने सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ये खोजा कि जो भी हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? सेल की। ठीक है, बड़े सारे करोड़ों सेल्स जो है मिलके हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसने कॉर्क, जानते हैं जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, उसी में कोशिकाओं को खोजा था। ठीक है, कॉर्क में। तो अब मैं बात करूँगी आगे सेल्स की। तो सेल्स जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। स्ट्रक्चर ऑफ, पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर उसके फंक्शन की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है? अब सेल जो है हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स जो पाए जाते हैं, उनके साइज़ और उनकी शेप भी अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सेल जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। कुछ सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में वो नर्व सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना, लंबे लंबे इनकी शाखाएं होती हैं। ये नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। जो आपके RBC हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिर आपके जो WBC उनका स्ट्रक्चर गोल होता है। ठीक है, फिर जो ओवम है, एग है, उसका ऐसे होगा। स्पर्म भी एक सेल है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट मसल सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अलग अलग शेप के सेल्स जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका वो सेम है, चाहे शेप कैसी भी हो, बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम है। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। अब जो सेल्स हैं इनके 3 पार्ट होते हैं। जितने जो भी सेल्स हैं 3 पार्ट्स होंगे उनके। देखिए, मैं जनरल सा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तीन पार्ट पहले तो आप जानिए सेल के। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, सेल है, ये एक आउटर कवरिंग से घिरी होगी। ठीक है, इस आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली हिंदी में बोला जाएगा। बीच में होगा हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस। इट इज़ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा न्यूक्लियस, इसको केंद्रक भी बोला जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट है दैट इज़ फ्लूइड होता है ये, इट इज़ साइटोप्लाज्म, ठीक है। बाकी डिटेल में भी आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। 3 पार्ट बेसिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट लूँगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँगी मैं पहले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी होती है ये? लिपिड्स फैट्स होते हैं प्लस प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, मतलब लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और ये काम क्या करती है? इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्कुल याद रखें आप, कंपटीशन में कई बार आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इट इज़ नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोला जाए तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन है, जो मटेरियल सेल को रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है सेल को, उसको वो बाहर से क्या करेगी? अंदर आने देगी। और अंदर का जो मटेरियल जो इसके लिए अवांछित है, जो इसको नहीं चाहिए, उसको वो क्या करती है? बाहर निकाल देती है, ठीक है। कोई ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो रिक्वायर्ड है वो अंदर, जो नहीं वो बाहर, ठीक है। इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये मटेरियल अंदर बाहर किस प्रोसेस द्वारा जाता है? डिफ्यूज़न के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या चीज़ है? डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जैसे मान लीजिए सेल्स में रेस्पिरेशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर बढ़ गई और इसको कम चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मतलब ये बाहर को निकल जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है तो ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे जाएगी? यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी। समझे? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो समझिए आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है और ये किसकी बनी होती है, ये आपने याद रखना है। अब थोड़ी सी बात करूँगी मैं सेल वाल की, ठीक है। कोशिका भित्ति की थी, ये थी प्लाज्मा झिल्ली। अब मैं बात करूँगी कोशिका भित्ति की, सेल वाल। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका भित्ति। जो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में नहीं होती है कोशिका भित्ति, एनिमल सेल्स में नहीं होती, ये किस में होती है? सिर्फ प्लांट सेल्स में। अब प्लांट्स देखिए, उनकी बॉडी जो है बाहर खड़ी है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसको कठोरता प्रोवाइड करने के लिए, उसको है ना रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए जो सेल्स हैं उनके बाहर एक और वाल बनी होती है, मोटी होती है। इससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी मोटी होगी, ठीक है, चारों तरफ बनी होगी ये, ठीक है, प्लांट सेल्स में, सिर्फ एनिमल सेल्स में नहीं। और इसको बोलते हैं सेल वाल, ठीक है। ये सेल्स को मतलब सूखने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाती है,
है ना। और सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ lipids and proteins and cell wall is made up of cellulose which is present only in plant cells। ठीक है, तो ये होगी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात। अब हम आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा पार्ट है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक ये है ना, ये डबल वाल्ड होता है। कैसा होता है ये? डबल वाल्ड, डबल वाल होती है, डबल लेयर्ड होता है ये। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो भी लिपिड प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, और इसके बीच में छोटे छोटे छेद भी होते हैं ताकि मटेरियल साइटोप्लाज्म जो है अंदर बाहर जा सके। साथ में जो न्यूक्लियस है इसमें धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। गुणसूत्र जिनको कि हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ये पाए जाते हैं कहाँ पे? सेल के न्यूक्लियस पे। ठीक है, क्रोमोसोम्स में आपको पता है डीएनए पाया जाता है, जीन्स पाई जाती हैं जो कि मतलब गुणों को, हमारी जो हेरिडिटी है उसको आगे दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, डीएनए के द्वारा ही गुणों का जो है वो क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो डीएनए जीन्स जो है कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों में। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, वॉल नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, थोड़ा सा अलग हट रही हूँ मैं टॉपिक से। मतलब मैंने क्या बताया, जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उन सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये जो क्रोमोसोम कहाँ होंगे? वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े होंगे। ठीक है, उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, नहीं, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरे होंगे, है ना, क्योंकि ये वाल तो, ये मेम्ब्रेन तो है नहीं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट नहीं होती। और जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, एक होते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोट्स, दूसरे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। ये जो सेल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है यूकैरियोट्स का है। एनिमल सेल, प्लांट सेल सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? प्रेजेंट होगी, और जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होगा। समझ में आई? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये नहीं होगी, यूकैरियोट्स में होगी। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं वो स्मॉलर इन साइज़, वो छोटे होते हैं, 5 से 10⁻⁻6 माइक्रो मीटर के बराबर इनका साइज़ होगा। 10⁻⁻6 का मतलब है 1 माइक्रोमीटर। ये इनका साइज़ है, याद रखिए। प्रोकैरियोट्स का साइज़ जो आएगा 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻6 मीटर के बराबर आएगा। और यूकैरियोट्स ये बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज़। इनका साइज़ आएगा 5 to 100 माइक्रोमीटर, 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, डिफरेंस आपको धीरे धीरे समझ आ रहे होंगे। प्रो स्मॉलर इन साइज, यूकैरियोट लार्जर इन साइज। In prokaryotes nuclear membrane is absent, in eukaryotes nuclear membrane is present। ठीक है, और आगे न्यूक्लियर ऑर्गेनेलिस की बात होगी। तो ऑर्गेनेलिस जो है प्रोकैरियोट्स में वो भी एब्सेंट होती हैं। ऑर्गेनेलिस ये आगे आपको बताया जाएगा, ऑर्गेनेलिस के बारे में। अंगक, और इसमें ऑर्गेनेलिस जो है वो
प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, छोटे से बिल्कुल स्मॉलर सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऑर्गेनेल्स नहीं होगी, बस सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होगा, ठीक है। तो लगभग सिंगल सेल्ड होते हैं ये, तो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी साइटोप्लाज्म में। देन दे आर यूकैरियोट्स एंड दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल आपको बताया मैंने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीले हरे शैवाल जो पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है, ठीक है। और जो भी एनिमल प्लांट सेल्स हैं वो यूकैरियोट्स का एग्जांपल है। तो यूकैरियोट्स ज़्यादा डेवलप हुआ और प्रोकैरियोट जो है वो मतलब अनडेवलप्ड सेल्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात हुई। अब मैं लास्ट में बताना चाहूँगी तीसरा पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद जो बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल होता है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म जो है इसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स अंग जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो भी प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, उसमें लिपिड्स होते हैं प्रेजेंट उसमें, ठीक है, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। तो वेरियस ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं जिनके बारे में मैं अगले टॉपिक में आपसे बात करूँगी। तो उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं अंदिता गुप्ता आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।